ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। जी सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। रिकॉर्डिंग हमने वालेकुम सलाम सर, आ रही है। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। हमने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। अब इंशाल्लाह ताला आज का सेशन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो सेशन है हमारा, इसमें हम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए चैप्टर 7 पे फोकस करेंगे। और चैप्टर 7 में सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग यानी सिंगल प्रोसेसर और उसके बाद मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम की बात होती है और उनके जो डिज़ाइन है और उस डिज़ाइन में ऑपरेटिंग सिस्टम का और जो हार्डवेयर का रोल है उसको देखेंगे। और अकॉर्डिंग टू दीज क्वेश्चन जो है वो हम चलेंगे। अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो इन्होंने बताया है कि व्हाट आर द 3 टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, what are the chief characteristics of symmetric multiprocessing, what are some of the potential advantages as multiprocessing as compared to uniprocessor, what are some of the key operating system design issues when the hardware underlying is symmetric multiprocessor, what is the difference between software and hardware cache coherence schemes, because when there are multiple processors and each processor has its own cache, so how the mechanism of cache will work, what is the meaning of each of the 4 states in MESI protocol, इसको भी हम देखेंगे, ये हार्डवेयर कैश कोहेरेंस स्कीम में आएगा। व्हाट आर सम ऑफ द की बेनिफिट्स ऑफ क्लस्टरिंग, जो मैकेनिज्म है जिसमें एक से ज़्यादा कंप्यूटर एक ही सर्विस में ग्रुप किए जाते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फेल ओवर एंड फेल बैक, जब रिलायबिलिटी की और अवेलेबिलिटी की बात होती है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन UMA, NUMA एंड CCNUMA, दैट मीन ये आर्किटेक्चर्स हैं, इनके दरमियान जो है वो डिफरेंस हमने बताना है कि वो क्या है। एंड व्हाट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग रेफरेंस आर्किटेक्चर, क्योंकि आजकल तो क्लाउड का दौर है। जो छोटी कंपनीज हैं जो अपने पास सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम सर्वर लेवल के मैनेज नहीं कर पाती या अफोर्ड नहीं कर पाती, तो उनके पास एक ऑप्शन होता है कि दे गो फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। एंड सिमिलरली जो बिजनेसेस हैं दे आल्सो यूजिंग इट, कुछ हिस्सा उनके पास प्राइवेट यानी अपने पास ओनरशिप में होता है सिस्टम्स में, और कुछ हिस्सा वो पब्लिक क्लाउड जैसे गूगल ड्राइव है और इसी तरीके से और भी कई सर्विसेज हैं उनको यूज़ कर रहे हो। तो अब हम अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी शेयर कर देंगे आपके साथ। अब हम चलते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर की तरफ। सबसे पहले तो मल्टी प्रोसेसिंग की तरफ स्विचिंग है। सबसे पहले सीक्वेंशियल मशीन की बात करते हैं। कंप्यूटर को आमतौर पे एक सीक्वेंशियल मशीन के तौर पे ट्रेडिशनली या क्लासिकली जाना जाता है, जिसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक एक करके एग्जीक्यूट हो रही है। लेकिन थोड़ा अगर हम देखें तो देयर आर सम आर्किटेक्चर्स विच आर यूज्ड टू स्पीड अप द प्रोसेसर जो कैपेबिलिटी है या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन रेट जो है, उसमें देयर आर मल्टीपल मेथड्स। वन इज at micro operation level, that mean multiple control signals are generated at the same time. Another one is the instruction pipelining, जिससे हमने थोड़ा सा हमने जाना भी लास्ट कुछ लेक्चर्स में। And also there is a superscalar organization which primarily exploit the instruction level parallelism। वो तो हार्डवेयर में है ये जो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग है, और इसी तरीके से ये जो है ये इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म। सो मल्टीपल एग्जीक्यूशन यूनिट्स यानी मल्टीपल प्रोसेसर जो है उनको सुपर स्केलर मशीन्स भी कहते हैं, जिसमें आपके पास एक से ज्यादा प्रोसेसर लगे हुए हैं, because they can execute multiple instruction if the programming is written in some parallel following the parallel programming language। तो इस तरीके से 3 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो जाती हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे किस तरीके से स्पीड अप हो रहा है। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन भी है जिसमें 4 डिफरेंट वेज में
जो है ये चूंकि इसका तल्लुक ऑर्गेनाइजेशन से है इसलिए हम इतना ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन इनके बारे में जानेंगे। सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा स्ट्रीम, जो कि आमतौर पे यूनी प्रोसेसर, आप इसका दौर तो चला गया है, लेकिन बहरहाल कहीं कहीं बैच प्रोसेसिंग में ये चीजें भी यूज होती हैं, या जहाँ एक टास्क का एक हिस्सा यूज हो रहा हो या एक थ्रेड की बात हो रही है। सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा स्ट्रीम जो आमतौर पे हमारे पास वेक्टर प्रोसेसर या ग्राफिकल प्रोसेसर जिनको हम कहते हैं उसमें यूज हो रही है, और इसी तरीके से अरे प्रोसेसर जिनको टेंसर जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं जो कि 1-2 साल पहले गूगल ने प्राइमरली इंस्टॉल किए हैं और फिर और लोगों ने भी उसको फॉलो किया है, तो ये प्राइमरली बेस्ड ऑन सम स्पेशलाइज्ड मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शंस, और इसकी मदद से जो मैथमेटिकल कंप्यूटेशन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। Similarly, graphical processing unit on the cost of more power, they are used as a general processor as well. अगरचे आमतौर पे इनको इमेज प्रोसेसिंग और वीडियो स्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है। Then one is uncommon, which is primarily not commercially available, multiple instruction on single data stream. And similarly, the research is on primarily focused nowadays on multiple instruction, multiple data stream, in which there are two primarily subclasses. One is using the shared memory, which is say the tightly coupled, and another is the distributed computing, in which multiple clusters or multiple nodes are there. And then primarily shared memory, further then subdivided into the SMP, the symmetric multiprocessor, अब हम उसको SMP ही कहेंगे, and then the non-uniform memory access, जिसको NUMA नॉमा के नाम से primarily abbreviate किया गया। तो कुछ क्वेश्चन इसके बारे में, कुछ सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग, कुछ क्लस्टर के बारे में आएंगे। इसकी एक और ऑर्गेनाइजेशन भी है, अगर आप यहाँ देखें किताब में इसकी डिटेल मौजूद है। अगर आप ए पार्ट पे फोकस करें तो कंट्रोल यूनिट है, इसके बाद जो है वो हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट है और मेमोरी यूनिट है। ये इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम की डायरेक्शन है कि इंस्ट्रक्शंस जो है वो कंट्रोल यूनिट प्राइमरीली प्रोसेसिंग के लिए भेज रहा है, गाइड कर रहा है, जबकि जो हमारे पास जो है वो डेटा स्ट्रीम आमतौर पे मेमोरी यूनिट में आ रही है। ये एक सिर्फ बताने के लिए है, दिस इज नॉट एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये सिर्फ एक समझने के लिए एक खाका है। बी पार्ट में अगर आप देखें कंट्रोल यूनिट जो है वो सेम है, जबकि जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वो अब मल्टीपल हो गए हैं, और ईच प्रोसेसिंग यूनिट हैज एक्सेस टू लोकल मेमोरी। मेमोरी स्पेस शेयर्ड नहीं है। अच्छा, ये मेमोरी स्पेस शेयर्ड हो जाती है पार्ट सी में, और लेकिन सी में एक और चीज होती है, वो ये है कि कंट्रोल यूनिट्स जो है ये हर प्रोसेसर का एक अलग कंट्रोल यूनिट अवेलेबल होता है। सिमिलरली इसी को मजीद एक्सटेंड किया गया है, जिसमें कि प्रोसेसर जो है इट हैज एक्सेस टू लोकल मेमोरी और कैश एज वेल। तो ये मैकेनिज्म फिर यहाँ हो जाता है MIMD में, जो कि पार्ट डी है, जिसके बारे में हमने कहा था कि सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, और जो NUMA यानी नॉन सिमेट्रिक जो मेमोरी एक्सेस है उसकी बात हो रही है। ये डायग्राम किताब में मौजूद है, और ये काफी क्लासिकल है, यानी बहुत अरसा पहले जब ये प्रपोज किया गया तो आज भी उसी को प्राइमरली एज ए रेफरेंस यूज किया जाता है। अच्छा, मैं इस एग्जांपल पे दोबारा आना चाहूंगा, और इसमें इस डायग्राम को उसने कहा है कि ये एक टेक्सोनोमी है। थोड़ा सा जरा टेक्सोनोमी के पर्सपेक्टिव में कहा है। एक मिनट, ये कुछ माउस जो है ना मेरा कभी कभी गड़बड़ करता है, तो इसको मैं बंद ही कर देता हूँ। ओके, यहाँ हम पहुंचे थे, तो इसको उसने कहा है कि दिस इज ए टेक्सोनोमी जिसके अंदर देयर आर मल्टीपल लेवल्स एंड इट डिफाइन डिफरेंट टर्म्स व्हिच आर लिंक्ड टू ए पर्टिकुलर डिसिप्लिन। इसकी मुख्तलिफ डेफिनेशन है। सिंपल डेफिनेशन तो यही है कि इट डिफाइंस सम टर्म्स व्हिच आर लिंक्ड टू ए डिसिप्लिन। ये इसकी थोड़ी एक ऐसी डायग्राम है जो उसको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा मदद दे रही है। अब हम आगे चलते हैं, जिसमें सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग की बात हो रही है। इट इज प्राइमरली ए हार्डवेयर आर्किटेक्चर, एंड
controlled by the operating system. So although it has some characteristic, आगे क्वेश्चन आएगा जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के की डिजाइन की बात हो रही होगी. अभी सिर्फ SMP जो हार्डवेयर आर्किटेक्चर उसकी characteristic की बात होगी. So there are 2 or more processors, and because of the symmetric nature, they are similar processors. ऐसा नहीं है कि एक प्रोसेसर जो है वो किसी और कंपनी का है और एक प्रोसेसर किसी और कंपनी का है, या दो डिफरेंट मॉडल के प्रोसेसर्स या कैपेबिलिटी के प्रोसेसर. Symmetric means same. And these processors share the same memory and also same I/O, जो कि आगे लिखा हुआ है. All processors share access to the I/O devices. All processor can perform same function, and that's why they are known as the symmetric. इसकी एक डायग्राम भी आगे आ जाएगी. The system is controlled by an integrated OS that provides interaction between processors and their programs. तो जो मैनेजमेंट है, जो वो क्या कहते हैं रिसोर्स की एलोकेशन है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हार्डवेयर की जो रिसोर्स एलोकेशन है तो डिफरेंट प्रोग्राम्स. इसके एडवांटेजेस क्या है? परफॉर्मेंस, अवेलेबिलिटी एंड ग्रोथ. That mean if we have 8 processor machine, we can go to 16 processor machine, and also then we can go beyond that. Scaling is also another advantage. So this is the block diagram of a SMP, जिसमें अगर आप देखें तो जो यूनी प्रोसेसर है उसी को एक्सटेंड किया गया है, जिसमें जो है वो मल्टीपल प्रोसेसर जो है वो ऐड कर दिए गए. अगर हम इसमें से तमाम प्रोसेसर हटा दें और सिंगल प्रोसेसर रखें तो यूनी प्रोसेसर आर्किटेक्चर बन जाएगी. जैसे ही 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेसर ऐड करेंगे तो फिर ये सिमेट्रिक बन जाएगी, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसको मैनेज कर रहा होगा. Then operating system design consideration, because operating system has to manage the hardware which is underlying, that means the lower level block. So first of all is the simultaneous or concurrent processes. So what are the tasks which operating system has to perform? It has to avoid the deadlock and do not allow the invalid operations. Then on scheduling of different processes कि वो कौन सी स्टेट में हो, to avoid the conflicts between. And synchronization, which primarily refer to enforce the mutual exclusion. That means if a resource is not available, then process has to wait. And also the event ordering, so that the event occur in an order in which the synchronization is remain intact. Then memory management, because there are multi-port memories, and also there is a paging mechanism जो कि virtual memory के साथ हमने पढ़ा था. Reliability and fault tolerance, they allow the reconfiguration. If a processor fail in the array, then the system or operating system recognize that there is a failure, and it actually remain working or inform the जो user है कि processor has failed, has to replace the processor to proceed further. तो ये कुछ डिजाइन इश्यूज हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ रिलेटेड है. बुक में इसकी डिटेल मौजूद है, हमने सिर्फ वहाँ से कुछ इसको उठाया है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन. देन कैश कोहेरेंस, सबसे पहले जो है हम समझेंगे कि व्हाट इज कैश कोहेरेंस. जी फेल ओवर क्लस्टर इमरान पूछ रहे हैं, फेल ओवर क्लस्टर को डिफाइन कर दीजिए. तो वो अभी आगे स्लाइड्स में आ रहा है. इमरान वजाहत, ये नेक्स्ट जो स्लाइड्स है ना उनमें ये क्वेश्चन मौजूद है और ये अभी आ जाएगा. तो सबसे पहले हमें कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम को समझना है, जो क्योंकि अब हर जो प्रोसेसर है उसके अपनी एक अलग कैश है, और अगर एक कैश ओवर रिटर्न हो जाती है तो इसका मतलब है कैश में इनकंसिस्टेंसी आ जाती है और एक कोहेरेंस होनी चाहिए, यानी एक कैश में जो चीज़ मौजूद है बाकी कैश में भी वही होनी चाहिए. सो इसको थोड़ा सा रीड भी कर लेते हैं. मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है 1 or 2 लेवल्स ऑफ कैश एसोसिएटेड विद ईच प्रोसेसर टू अचीव द रीजनेबल परफॉर्मेंस. दिस क्रिएट्स व्हाट इज नोन एज कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम. अगर इसको डिफाइन करें तो
multiple copies of the same data can exist in different cache, and if processors are allowed to update their own copies freely, it results in an inconsistency view of the memory. एक प्रोसेसर जो है उसने कैश को ओवरराइट कर दिया है, अब वो बाकी जगहों पे तो वो इंफॉर्मेशन अब मौजूद नहीं है। तो देर आर टू टाइप ऑफ स्कीम्स विच आर, या अप्रोचेस कहना चाहिए, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बेस्ड। अगर सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम या कंपाइलर लेवल पे इसको टैकल किया जाएगा, और हार्डवेयर पे इसको प्रोटोकॉल्स के थ्रू किया जाएगा। प्रोटोकॉल्स इज ऑब्वियसली द स्टैंडर्ड्स। So hardware solution provide the dynamic recognition at runtime of the potential inconsistency condition. So hardware will wait whenever a inconsistency arises, then it will primarily invoke the particular routine to fix that problem. और इसका फायदा क्या होगा, इसके दो फायदे होंगे। पहला फायदा होगा कि परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी सिस्टम की, और दूसरा फायदा प्रोग्रामर को पहुंचेगा, दैट प्रोग्रामर डू नॉट नीड टू वरी अबाउट के जो नीचे हमारे पास जो कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम अक्कर हो सकती है, बिकॉज हार्डवेयर इज टेकिंग केयर ऑफ दैट। तो यहाँ तक तो कैश कोहेरेंस का जिक्र था और इनकी अप्रोचेस में क्या डिफरेंस है। अब हम चलते हैं जो MESI प्रोटोकॉल है। ये MESI जो है ये शॉर्ट फॉर्म है मॉडिफाइड, एक्सक्लूसिव, शेयर्ड और इनवैलिड। इनके जो पहले पहले वर्ड्स हैं ये नाम ही प्राइमरली डिफाइन कर रहे हैं। मॉडिफाइड मीन देयर इज सम मॉडिफिकेशन इन द कैश, एक्सक्लूसिव मीन द लाइन इन द कैश इज द सेम as that in the main memory but it is not present in any other cache. So there are 2 bits are allocated and make use of 2 bits, either one of them through the MESI protocol is identified which condition is primarily being faced by the system, और फिर उसके accordingly उसको फिक्स किया जाता है। और शेयर्ड में देखें द लाइन इज इन द कैश इन द सेम एज दैट इन द मेन मेमोरी एंड मे बी प्रेजेंट इन अनदर कैश। सो इनवैलिड द लाइन इन द कैश डज नॉट कंटेन द वैलिड डेटा। सो देयर आर वन ऑफ द कंडीशंस। अब क्लस्टरिंग का बेनिफिट है, इफ क्लस्टर्स आर बीइंग यूज्ड, क्लस्टर इज एन अल्टरनेटिव अप्रोच टू द SMT जो जिसमें के मल्टी प्रोसेसर्स यूज किए जा रहे हैं। क्लस्टरिंग प्रोवाइड द हाई परफॉर्मेंस एंड द हाई अवेलेबिलिटी एंड पर्टिकुलरली यूज फॉर सर्वर एप्लीकेशंस। एक से ज्यादा सर्वर काम वही कर रहे हैं, कुछ सर्वर पैसिव कंडीशन में खड़े हैं, कुछ सर्वर एक्टिव कंडीशन में खड़े हैं। क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड होल कंप्यूटर्स वर्किंग टुगेदर एज ए यूनिफाइड रिसोर्स। जैसे ईमेल का सिस्टम है, ईमेल के सिस्टम में आपको पता है कि मल्टीपल सिस्टम्स हो सकते हैं। जैसे गूगल है, गूगल ने पूरी दुनिया में फैलाए हुए हैं अपने सर्वर्स, तो जहां यूजर होता है उसके करीब लोकेशन पे वो डेटा को शिफ्ट करता रहता है। सो ईच कंप्यूटर इन ए क्लस्टर इज रेफर्ड टू एज ए नोड। ये दो नोड का क्लस्टर भी हो सकता है, 3 नोड का, मैक्सिमम मल्टीपल नोड्स का एक जगह पे भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे भी हो सकते हैं, और इनके अंदर रोल्स भी हो सकते हैं। और इनके बेनिफिट्स हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ स्केलेबिलिटी, एक तो इंक्रीमेंटल है और एक विद इन द सिस्टम है। हाई अवेलेबिलिटी एंड सिमिलरली द सुपीरियर प्राइस एंड, यानी लो एंड सिस्टम्स को भी यूज किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पे हमने देखा है कि क्लस्टर के अंदर देयर आर मल्टीपल सिस्टम्स, जिसमें से कुछ जो है वो हाई एंड सिस्टम होते हैं, कुछ लो एंड सिस्टम होते हैं, और प्रॉब्लम की सूरत में लो एंड सिस्टम ब्रॉट अप किए जाते हैं, और फिर जैसे ही हाई एंड सिस्टम फिक्स हो जाते हैं तो वो फिर दोबारा से ऑनलाइन आ जाते हैं। तो यूजर एक्सपीरियंस करता है थोड़ा परफॉर्मेंस में डिग्रेडेशन। अब ये जो इमरान वजाद का क्वेश्चन था, अब फेलियर मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ फेलियर मैनेजमेंट, वन इज कॉल्ड द फेल ओवर, व्हेनेवर ए नोड ब्रेक्स डाउन, द अदर नोड जो कि पैसिव कंडीशन में है या एक्टिव कंडीशन में है या स्टैंड बाय कंडीशन में है, इट विल टेक ओवर। एंड अनदर इज द फेल बैक। फेल बैक मैकेनिज्म इज कि जब एक सिस्टम ब्रोक डाउन हुआ और जो शिफ्टिंग हो गई और अब जो सिस्टम ब्रेक हुआ था वो अब सही हो गया है, तो अब दोबारा से उसको ऑनलाइन लेके आना है, तो इस सूरत में फेल बैक होगा। इसको पढ़ लेते हैं। सो फंक्शन ऑफ स्विचिंग एप्लीकेशन एंड डेटा रिसोर्सेज
over from a failed system to an alternative system in the cluster is referred to as a failover. एक्टिव नोड थी वो बैठ गई और उसके बाद ये अचानक जो पैसिव नोड है उसने टेक ओवर कर लिया। ये प्रोसेस आमतौर पे ऑटोमेटिक होता है। सो रिस्टोरेशन ऑफ, जो कि दूसरा मेथड है फेल बैक, रिस्टोरेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड डेटा सोर्सेज टू द ओरिजिनल सिस्टम वंस इट हैज बीन फिक्स्ड, इट इज कॉल्ड द फेल बैक। उम्मीद है इमरान वजाहत आपको समझ में आ गया होगा कि फेल ओवर क्या है और फेल बैक क्या है। अच्छा, बाज सिस्टम ऐसे होते हैं जिसमें फेल बैक जो है ना ये मैनुअल होता है। जैसे ही फेल ओवर होता है एक एसएमएस या ईमेल जनरेट होती है सिस्टम ऑपरेशंस को, और सिस्टम ऑपरेशन को पता चल जाता है कि ये सर्विस अब जो है वो डिग्रेडेड मोड में चल रही है, यानी फेल ओवर मोड में चल रही है। और जैसे ही नया सिस्टम, जो पुराना सिस्टम फिक्स होके अप हो जाता है, तो उसके बाद वो फेल बैक जो है वो मैनुअली किया जाता है। So failback can be automated, but it is desirable only in the problem is truly fixed and unlikely to occur. So if not, automatic failback can cause subsequent failure resources to bounce back and forth between computers, resulting in performance and recovery problem. और अगर सिस्टम जो है वो उसमें बाउंसिंग चल पड़े, यानी अचानक एक नोड जो है वो खराब हो गई, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी नोड खराब हुई, फिर तीसरी खराब हुई, और इस तरह ये वो क्या कहते हैं एक बाउंसिंग प्रॉब्लम चल पड़ी, तो वो फेल हो क्लस्टर जो है वो बार बार फेल ओवर हो रहा है, फेल ओवर हो रहा है, फेल ओवर हो रहा है और फेल बैक हो रहा है, तो उसमें काफी इश्यूज आ सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है सर्विस के ऊपर और डिपेंड करता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। हमने जो ईमेल सिस्टम बनाया हुआ था यहाँ पे आगा खान हॉस्पिटल के अंदर ईमेल सिस्टम, वो प्राइमरीली फेल ओवर था एक्टिव क्लस्टर की कंडीशन में, और इसके साथ साथ जो है वो फेल बैक जो था उसका वो मैनुअल था, क्योंकि दोनों जो एक्टिव नोड थी ना, दोनों अच्छे हाई एंड सिस्टम थे। हम जो लास्ट दो क्वेश्चन है उनकी तरफ जा रहे हैं, जिसमें जो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस की बात होगी और कैश कोहेरेंस की बात होगी। अगर यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस में देखें तो ऑल प्रोसेसर हैव एक्सेस टू ऑल पार्ट्स ऑफ द मेन मेमोरी यूजिंग लोड एंड स्टोर। The memory access time of a processor to all regions of the memory is the same, जो कि random access nature का है। The access time experienced by different processor are the same. The SMB organization, ये इसमें चूंकि किताब से लिया गया है तो इसमें ये information भी आ रही है that the section 17.2 and 17.3 जो है which is discussed is primarily related to UMA. अब नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस की बात करते हैं। ऑल प्रोसेसर्स हैव एक्सेस टू ऑल पार्ट्स ऑफ द मेमोरी, जो कि सेम है यूएमए की तरह, एंड द मेमोरी एक्सेस टाइम ऑफ ए प्रोसेसर डिफर डिपेंड ऑन व्हिच रीजन ऑफ द मेन मेमोरी इज एक्सेस्ड। द लास्ट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल प्रोसेसर्स, हाउएवर फॉर डिफरेंट प्रोसेसर्स व्हिच मेमोरी रीजन्स आर स्लोअर एंड व्हिच आर फास्टर। तो ये एक ऐसा क्लस्टर बनाया गया है जिसमें जो है वो सिमिलर नोड्स जो है वो सिमिलर कैपेबिलिटी की या प्रोसेसर जो है वो सिमिलर कैपेबिलिटी के नहीं है। आगे चलते हैं। कैश कोहेरेंस, द NUMA system in which the cache coherence is maintained among the caches of the various processors. हमने इसकी स्कीम्स पढ़ी हैं। They exist in the software, they exist in the hardware, and practically they exist not only in the hardware but also in the software. अब क्लाउड जो है उसके ऊपर लास्ट हमारा सेशन है। ये पहले तो क्लाउड के एलिमेंट्स हैं कि वी हैव द डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड एंड कम्युनिटी क्लाउड। हाइब्रिड मींस कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट। सर्विस मोड्स, इनको हम थोड़ा आगे भी पढ़ेंगे। सो some companies are providing infrastructure, that mean hardware. Some companies are providing platform, that mean hardware with operating system and software development suites, and some companies are providing all three services under the software as a service. That means they have some applications and we have to customize the application and maintain a service. Last one is the essential characteristics: the network access, elasticity, measured services, on-demand services, and resource pooling. The main concept of the cloud computing is जितना हम इसको इस्तेमाल करेंगे उतना ही हम पे करेंगे। जैसे
जितनी बिजली हम इस्तेमाल करते हैं उतना ही हम बिल देते हैं। ये इसके डिफरेंट मॉडल्स हैं जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म के बाद साथ साथ एप्लीकेशंस। ये कस्टम एप्लीकेशंस है। गूगल मैप्स इसकी एक एग्जांपल है। ये लास्ट स्लाइड जो है जिसमें हम जो क्लाउड कंप्यूटिंग रेफरेंस आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं। क्लाउड कैरियर है और उसके बाद जो है वो देखिए इसमें आर्किटेक्चर्स हैं। ये सर्विस ऑर्केस्ट्रेशन के अंडर है, क्लाउड प्रोवाइडर की डोमेन है। ये क्लाउड कंज्यूमर है जो कि जिसके पास जो है वो डिफरेंट क्लाउड ऑडिटर है, सिक्योरिटी ऑडिट, प्राइवेसी, परफॉर्मेंस। बट जैसे जैसे हम ये चीजें ऐड करते जाएंगे ना क्लाउड में, हमने बेसिक सिस्टम एक्वायर किया, उसमें सिक्योरिटी डाली, तो वो सिक्योरिटी के फिर चार्जेस अलग होंगे। इसी तरीके से रिसोर्स एब्स्ट्रैक्शन एंड कंट्रोल, तो ये क्लाउड प्रोवाइडर के एरिया में आएगा। हार्डवेयर, फैसिलिटी। अब अगर हम एक क्लाउड सर्विस लेते हैं तो हमें अपने पास कोई एक मैनेज नहीं करना, एक सिस्टम जिसमें टेम्परेचर मेंटेन करना हो, इलेक्ट्रिसिटी मेंटेन करना हो। हमें क्या जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ एक कनेक्टिविटी की जरूरत है और जो एग्रीमेंट उसके साथ होगा। देन सर्विस इंटरमीडिएशन, सर्विस एग्रीगेशन एंड सर्वर आर्बिट्रेज। क्लाउड ब्रोकर इज ए मिडलमैन जो कि प्राइमरली मुख्तलिफ क्लाउड प्रोवाइडर से उसने सर्विस ली हुई है और डिफरेंट एप्लीकेशंस डेवलप की हुई हैं और उन एप्लीकेशंस को वो सेल आउट कर रहा है। तो इस तरीके से अब चूंकि लेस मिनट 1 मिनट रह गया है, लेस देन 1 मिनट रह गया है, तो हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। जी, एनी क्वेश्चन? ये सेशन किसी भी वक्त डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जी अनिल, आपका कोई सवाल है? कामरान कुछ? नो सर। ओके, नो सर। ये बात सर। ये कोई सवाल आपके ज़हन में? नो सर। मिड टर्म के बारे में सवाल है, जैसे मिड टर्म अनाउंस होगा ना उस वक्त डिस्कस करेंगे। जी इमरान वजाहत? नो सर। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही हम आज का सेशन खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।